होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 के हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा पाठ चल रहा है रक्त और हमारा शरीर, जो कि हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका से लिया गया है। और इस पाठ में हम बहुत अच्छी जो बातें हैं हमारे रक्त से संबंधित, हमारे शरीर से संबंधित और रक्त के क्रियाकलापों से संबंधित, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह रुधिर का निर्माण यानी कि रक्त का निर्माण हमारे शरीर में होता है। और आज भी हम इसी चैप्टर को, इसी पाठ को कंटिन्यू करेंगे, इसी पाठ को पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ है, तो आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, हमने पिछले जो हमारा पिछला सेशन था उसमें हमने जाना कि जो अनिल है वो हमसे, जो वो अनिल है वो दीदी से पूछ रहा है, डॉक्टर दीदी से, कि किस तरह से रुधिर का निर्माण हमारे शरीर में होता है, किस तरह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो लाल रुधिराणु हैं, जो लाल रुधिर के कण हैं, वो किस तरह से हमारे शरीर में बनते हैं। तो यहाँ पर जब दीदी ने बताया कि रुधिर के कण जो है उनका जीवन काल जो है 120 दिन का यानी कि लगभग 4 महीने का होता है, तो अनिल बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया और उसने सोचा कि अगर वो 120 दिन में समाप्त हो जाते होंगे तो क्या फिर से वो रक्त के कण किस प्रकार बनते होंगे। तो वो सारी बातें दीदी उसे बता रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं कि हमारी जो हड्डियां होती हैं यानी कि हमारी अस्थियां जो होती हैं, अस्थि मज्जा उसे कहते हैं, हड्डियों के बीच का भाग जो होता है, यहाँ पर बहुत से ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। और इनके लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें जब भी कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें उससे पहले कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर हमें गुड़ बनाना है या चीनी बनानी है तो सबसे पहले हमें खेतों में गन्ने की फसल उगानी होगी, उनके बाद उसकी कटाई छटाई करनी होगी, फिर उसका रस निकालना होगा, फिर उसको पकाकर छानकर हम गुड़ और चीनी अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बिल्कुल जो कारखाने हमारे अस्थि मज्जा के अंदर हैं, वहां पर जहां पर लाल रक्त कणों का निर्माण कार्य चल रहा है, तो इनके लिए जो इसके कारखाने हैं यानी कि जो लाल रक्त कण बनाने के लिए जो मशीन्स हमारे अंदर लगी हुई हैं, तो इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। और यह पौष्टिक आहार, फिर दीदी कहती हैं, पौष्टिक आहार लेते हो? तो क्या होता है पौष्टिक आहार? क्या होती है पौष्टिक आहार या संतुलित आहार? बैलेंस डाइट की डेफिनेशन किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार या पोषक तत्व युक्त आहार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैलेंस डाइट या पोषक तत्वों युक्त आहार हम उससे कहते हैं जिसमें हमारे शरीर के लिए जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सारी चीजें थोड़ा थोड़ा मात्रा में, यानी कि जितनी हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता है उतनी मात्रा में उपस्थित हो, तो इस तरह के आहार को हम पौष्टिक आहार कहेंगे। तो यहाँ पर कुछ, जैसे कि ये क्या होता है, हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में मिलते हैं। आप 7th क्लास के बच्चे हैं, आपने अपनी 6th क्लास की जो साइंस की बुक है उसमें आपने पढ़ा होगा विटामिन्स के बारे में। तो जब आपने विटामिन्स पढ़े होंगे तो आपने विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई के बारे में पढ़ा होगा और आपने जाना होगा कि किस तरह हमें विटामिन ए अगर हम ना लें, यानी कि विटामिन ए हमें किस किस से प्राप्त होता है उसके स्रोत आपने पढ़े होंगे, और अगर हम विटामिन ए नहीं लेते हैं तो उससे क्या रोग हमें हो जाता है, विटामिन
विटामिन बी अगर हम नहीं लेते हैं तो उससे हमें क्या रोग हो जाता है, विटामिन सी हम नहीं लेते हैं तो उससे हमें क्या रोग हो जाता है। ये छोटे छोटे, भले ही आपने विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ा है लेकिन थोड़ा थोड़ा आपने जरूर पढ़ा या सुना होगा अपनी साइंस की पाठ्य पुस्तिका में विटामिन के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हरी सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, दूध होता है, अंडा होता है, अनाज होता है, दालें होती हैं और मीट होता है, इसमें क्या होता है, ये पोषक तत्व, यानी कि पोषक तत्व क्या क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन, लौह तत्व होता है, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है। तो ये सारी चीजें आपके पोषक तत्व कहलाते हैं। तो इन सभी चीजों में ये पोषक तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो जब आप इनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमेशा लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में इनकी कमी नहीं होगी और आप बिल्कुल भी अस्वस्थ नहीं होंगे। तो यहाँ पर अब दीदी फिर से बता रही हैं कि यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं ग्रहण करता है, उचित आहार यानी कि उसके शरीर के अनुकूल उसको आहार नहीं मिल पाता है, तो क्या होता है, कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ज्यादातर दूध दिया जाता है, फिर जब थोड़े बड़े होते हैं तो कहा जाता है कि उनको पोषक तत्वों से युक्त आहार दो, उन्हें प्रोटीन दो, क्योंकि उनकी अभी ग्रोथ, वृद्धि अभी उनके शरीर में हो रही है। अगर उन्हें प्रोटीन युक्त आहार नहीं दिया जाए तो उन्हें क्या होगा, उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे। और अगर उन्हें पोषक तत्वों से युक्त आहार नहीं मिलेगा, एक बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी, संतुलित आहार नहीं मिलेगा, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो कुपोषण का शिकार होना यानी कि बहुत अधिक वो बिल्कुल उन शरीर से वो किसी भी तरह से उनमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा कमजोर वो हो जाएंगे, ना उनकी हाइट बढ़ पाएगी और ना ही उनकी दिमाग में बुद्धि का विकास हो पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं ग्रहण करता है तो इन कारखानों को, जो हमारे शरीर में कारखाने हैं, किस तरह के कारखाने, अस्थि मज्जा के अंदर लाल रुधिर के निर्माण के लिए जो ये कारखाने बने हैं, इनको कच्चा माल नहीं मिल पाएगा। ना तो हम प्रोटीन लेंगे, ना हम विटामिन लेंगे, ना हम खनिज लवण लेंगे, ना हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ना हम वसा लेंगे, तो ना हम मिनरल्स लेंगे। देखिए पानी भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा आवश्यक है, पानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कम से कम एक दिन में आपको 6 से 7 ग्लास पानी जरूर पीना है। आप छोटे बच्चे हैं तो फिर भी 6 से 7 ग्लास पानी आपको एक दिन में जरूर पीना है। तो सारी चीजें, पानी भी आपका बैलेंस डाइट के अंदर आता है। अगर आप सिर्फ खाना खा रहे हैं और दिन भर में पानी नहीं पीते हैं तो आपका जो शरीर है वो अस्वस्थ हो जाएगा, आप खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत सारी बीमारियां इससे आपको हो जाएंगी। तो यहाँ पे कच्चा माल नहीं मिल पाता है और नतीजा यह होता है कि रक्त के कण नहीं बन पाते हैं, रक्त में इनकी कमी हो जाती है और लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। और आपने देखा होगा कि कहते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो गया है। जब लाल रक्त कणों की संख्या कम हो जाती है, शरीर में खून नहीं बन पाता है, तो क्या होता है, शरीर में जो लाल रक्त कण होते हैं ये कम हो जाते हैं और इनमें ये किससे बनते हैं, ये मैग्नीशियम से बनते हैं। और ये इनकी जो जब संख्या कम हो जाती है तो कहते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो गया है, यानी कि लाल रक्त कणों की संख्या कम हो गई है। और इसी यहाँ पर जो लाल रक्त कणों की संख्या कम होना भी एनीमिया यहाँ पर इसको कहते हैं, लाल रक्त कणों की कमी होना। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। अनिल ने दीदी से कहा कि क्या केवल संतुलित आहार लेने से हम एनीमिया से बच सकते हैं? तो दीदी ने कहा हाँ, काफी हद तक। देखिए, क्योंकि सबसे मेन बात है कि इंसान को अपने कामों को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? आप गाड़ी चलाते हैं
आप स्कूटर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम उसमें फ्यूल डालते हैं, जो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, इससे गाड़ी को एनर्जी मिलती है। ठीक उसी प्रकार हम अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो अगर हम अच्छा भोजन करें, संतुलित आहार लें, पोषक तत्वों से युक्त आहार लें, तो हम बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। यहाँ तक केवल एलर्जी ही नहीं, हमें कोई बीमारी भी नहीं पकड़ेगी। तो दीदी ने बताया हाँ, ये काफी हद तक ठीक है कि अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। दीदी बोली यूं तो एनीमिया बहुत ही कारणों से हो सकता है, एनीमिया और भी बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। एनीमिया और भी तरीकों से हो सकता है, लेकिन हमारे देश भारत में सबसे बड़ा कारण है कि लोग पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं। छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है, तो इसी कारण ये रोग हो जाता है। और महिलाओं में ज्यादातर खून की कमी, क्योंकि जो एनीमिया नामक रोग है ये महिलाओं को ज्यादातर होता है। तो महिलाएं, घर की माताएं, बहनें अपने स्वास्थ्य का ध्यान वो नहीं रख पाती हैं, वो अपने घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, वो अपने खान पान का रूटीन नहीं बनाती हैं, और इसी कारण उनमें एनीमिया नामक जो ये रोग है ये काफी हद तक देखा जाता है। तो यहाँ पर कितनी बड़ी बात देखो, आप लोगों ने अपने पाठ में पढ़ी, अभी आप बहुत छोटे हैं, तो अगर आप अपने घर वालों को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपने आस पड़ोस में इस तरह की बातें बताएंगे कि हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, हमें खाने में दूध, अंडा, मीट, मछली, अनाज, दालें और यहाँ तक कि घी और तेल भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखिए क्या होता है कि लोग कहते हैं कि कम घी कम तेल खाना। देखिए फैट्स जो होते हैं, वसा जो होती है वो दो तरह की होती है, गुड फैट्स और बैड फैट्स। तो जो ये वसा होती है, जो घी, दूध है, घी है, तेल है, ये गुड फैट्स हैं, ये आपके शरीर के लिए अच्छे हैं, ये हमें सर्दियों में बहुत ज्यादा एनर्जी हमें काम के लिए देते हैं, शरीर में गर्माहट देते हैं। तो एक लिमिट से हमें हर चीज को खाना है। ऐसा नहीं है कि घी नहीं खाना है या तेल नहीं खाना है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है, लेकिन एक लिमिट में हमें सारी चीजें खानी है। दूध पीना है, दही खाना है, और फ्रूट्स खाने हैं, दालें खानी है, अंडा खाना है, और भी बहुत सारी चीजें हमें अपने भोजन में शामिल करनी है। अब एक और कारण दीदी ने यहाँ पर बताया है जिससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है। देखिए, इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े हो जाना, और अक्सर ये बीमारी छोटे बच्चों को होती है। तो पेट में कीड़े हो जाना ये भी एनीमिया नामक बीमारी जो है बाद में क्रिएट करते हैं। अब पेट में कीड़े क्यों होते हैं? पेट में कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दूषित जल यानी गंदा पानी। तो हमें पानी जो है हमेशा बॉईल करके पीना चाहिए। आप पानी को बॉईल करो, उसको ठंडा करो, उसे छानो, उसके बाद पियो। और आजकल आप देखते हैं कि पानी को प्योर करने के लिए बहुत सारे आरओ और बहुत सारे प्योरीफायर्स बाजार में, मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। तो अगर आप उनका भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया उपाय है, सबसे अच्छा उपाय है, जो पानी के सारे जो कीटाणु होते हैं, जो पानी के सारे पानी में सारी गंदगी होती है वो सब समाप्त हो जाती है अगर आप पानी को एक टेम्परेचर तक उबाल लें, उसके बाद आप उसे ठंडा करें, उसके बाद आप उसे पिए छान कर। तो यही तरीका है। इसी से क्या होता है कि दूषित खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? कई बार छोटे बच्चे बाहर की चीजें खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बाहर की चीजें जो रोड साइड जो दुकानें होती हैं और भी, तो इस तरह के भोजन हमें अवॉइड करने चाहिए, हमें नहीं खाने चाहिए।
कई बार क्या होता है कि घर में भी हम कई चीजें खुला रख देते हैं, तो हमें घर में किसी भी भोज्य पदार्थ को खाने युक्त भोजन को खुला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको थोड़ी देर बाद खाना है तो आप उसको ढक कर रख सकते हैं, बाद में उसे गर्म करके खाइए। अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ है, सबसे पहले तो फ्रिज का खाना आपको नहीं खाना है। अगर फ्रिज में भी आपने रखा है तो आप उसे बाहर निकालिए, नॉर्मल टेम्परेचर होने दीजिए और उसके बाद आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में ये जो कीड़े हैं ये प्रवेश करते हैं, और इनसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करें। देखिए, अभी तो मैंने आपको बाद की बातें बताई, लेकिन पहले की बातें भी हमें, खाना बनाने से पहले की बातें भी हमें याद रखनी है कि आप भोज्य पदार्थों को कितनी सफाई के साथ बना रहे हैं। सबसे पहले आपको उस स्थान का ध्यान देना है कि जहां पर आप भोजन बना रहे हैं, आपकी रसोई जो है वो बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो सब्जी आप बना रहे हैं, जो खाद्य पदार्थ आप बना रहे हैं, सब्जी दाल आप बना रहे हैं, उसे आप पहले धो लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप अपने हैंड वॉश कीजिए, हाथ धोइए, उसके बाद आप सब्जी को धोइए, उसके बाद उसे काटिए, उसके बाद आप उसे बनाइए। और सबसे मेन और जरूरी बात, भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथों को धो ले, साफ पानी पिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। अक्सर आपने अपने माता पिता को सुना होगा आपको कहते हुए कि जमीन पर खाली पैर मत चलो, जमीन पर खाली पैर मत चलो, स्लीपर्स पहनो, चप्पल पहनो, जूते पहनो। ये हमारे माँ बाप हमें अक्सर इस तरह से कहते हैं, डांटते हैं। तो क्यों कहते हैं? अब आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं और शायद आप इस गलती को दोबारा नहीं करेंगे। जितनी भी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, आप उनको अपने जीवन में लाइए, आप काफी हद तक बीमार होने से बच सकते हैं। तो यहाँ पर बताया कि आप जो जमीन की ऊपरी सतह होती है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं, कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो जमीन की ऊपरी सतह पर रहते हैं, और इनके जो अंडे होते हैं उनसे उत्पन्न हुए, यानी कि उनसे पैदा हुए जो लार्वे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, जो आपको शायद आपकी आंखों से ना दिखाई दें, जब आप नीचे जमीन पर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं या चल रहे होते हैं खाली पांव, तो उससे क्या करते हैं, वो आपकी त्वचा पर चिपक जाते हैं और उससे वो आपके शरीर में प्रवेश करके आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और इनसे बचने का सहज उपाय है कि सबसे पहले शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें। यानी कि अब तो काफी हद तक ऐसा हो गया है कि गांव में भी हर जगह शौचालय उपलब्ध है। आपने देखा होगा, पहले एक नारा दिया जाता था कि खुले में शौच नहीं करनी है। ठीक है, शौच का यहाँ पर आपका अर्थ है आप मूत्र त्याग करना और मल त्याग करने से। तो हमें खुले में इस तरह के काम जो है नहीं करने चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स, जो भी कीड़े, जो भी गंदगी उसमें होगी, वो पूरी जमीन पर फैल जाएगी, और उसके जो लार्वे होंगे वो बहुत छोटे होते हैं, वो हवा के माध्यम से इधर से उधर चले जाते हैं और कहीं न कहीं से वो हमारे शरीर में किसी न किसी तरह से प्रवेश कर जाते हैं। और यही उपाय है एक पेट के कीड़ों से बचने के लिए। और दूसरा है कि आप इधर से उधर नंगे पैर ना घूमें, जो कि चीजें मैं आपको बता चुकी हूं। तो ये बहुत ही अच्छा पाठ है, आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी अच्छी बातें इस पाठ में हमें बताई गई है। तो यहाँ पर एक और बात, दीदी, तो यह तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। देखिए, अनिल को भी अब ये सारी बातें समझ आ चुकी है। अनिल भी, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर सच्ची बातें बताई गई हैं, सारी वो बातें बताई गई हैं जो अक्सर हम करते हैं। और अनिल बोला, वह पल भर के लिए सोच में डूबा रहा, फिर बोला,
आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स भी होते हैं, तो शरीर में उनका क्या काम है? अभी तक तो दीदी ने रेड ब्लड सेल्स के बारे में बताया था, लाल रक्त कणों के बारे में बताया था। आपने जब हमने पाठ शुरू किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रुधिर के यहाँ पर दो भाग होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा ये जो प्लेटलेट्स, जो ये कण होते हैं, बिंबाणु जो होते हैं। तो बिंबाणुओं के अंतर्गत यहाँ पर तीन चीजें आई थी, एक रेड ब्लड सेल्स, एक व्हाइट ब्लड सेल्स और दूसरा प्लेटलेट्स। तो ये तीन चीजें आपको बताई थी, तो तीनों में एक के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे, आपकी पाठ्य पुस्तिका से ही लिया गया है। तो इस चित्र में इस तरह के जब हम बाहर कहीं पर भी जाते हैं तो सबसे अच्छी चीजें हमें यही लगती है खाने में, जो चटपटी होती है, रोड साइड जो बिक रही होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी ज्यादा गंदगी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मक्खियां जो होती हैं वो खाद्य पदार्थों, मक्खियां जो होती हैं वो अक्सर आपने देखा होगा कि गंदे स्थानों पर बैठती हैं और उनके जो पैर होते हैं वो उस चीज को पकड़ कर रखते हैं। और क्या होता है कि जब वो आप इस तरह से भोज्य पदार्थों को खुला रखते हैं, खाने वाली चीजों को खुला रखते हैं, तो जब वो आकर उस पर बैठती हैं तो आप उसको तो नहीं रोक सकते ना। तो इसका एक ही उपाय है कि आप या तो अपने खाने को ढक कर रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाइए, और दूसरा कि आप इस तरह के भोजन करें ही नहीं, खाएं ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जो उनके पंजों में लगी जो माइक्रोब्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो भोज्य पदार्थ पर बैठ जाते हैं और आप उसको खा लेते हैं और वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से हमने रेड ब्लड सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। आगे पाठ शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो अनिल है वो दीदी से पूछ रहा है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स के बारे में वो बहुत सारी बातें जान चुका है, समझ चुका है, और अब वो व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में यानी कि सफेद रक्त कणों के बारे में दीदी से जानना चाहता है। वो पूछ रहा है कि दीदी हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, यानी कि सफेद रक्त कणों का हमारे शरीर में क्या काम है। दीदी बोली, अब दीदी उसे फिर से बता रही हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा पाठ है, बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनिए। सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही है। देखिए, रेड ब्लड सेल्स जो थी वो रुधिर का संचरण पूरे शरीर में, रुधिर में ऑक्सीजन का संचरण पूरे शरीर में कर रही थी। जो हम श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो वो रेड ब्लड सेल्स पूरे शरीर में इस ऑक्सीजन का संचरण कर रही थी शरीर में। और ये क्या कर रही है, ये हमारे शरीर के वीर सिपाही है। किस तरह ये हमारे शरीर के वीर सिपाही हो सकते हैं, आगे पढ़ेंगे। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, अब ये रोगाणु क्या होते हैं, रोगाणु यानी कि रोग उत्पन्न करने वाले अणु या छोटे छोटे कण, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते वो कैसे होते हैं। तो जब वो हमारे शरीर पर धावा बोलते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं किसी तरह से, तो सफेद रक्त कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर में हमारी रक्षा कौन से कण करते हैं, तो सफेद रक्त कण जो है वो वीर सिपाही की तरह काम करके हमें बहुत सारे रोगों से बचाते हैं। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जो रक्त कणों के बारे में जाना कि किस तरह से जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका क्या महत्व हमारे शरीर में है, और हमें वो बहुत सारे जैसे एनीमिया जो रोग है वो किस किस तरह से हमें हो सकता है। और इसी पाठ में बहुत एक महत्वपूर्ण और जानकारी है व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के बारे में, जिसे हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज तक जितना भी हमने पढ़ा है, आशा करती हूँ कि वो आप लोगों को समझ में भी आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।